आज 30 दिसंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 73, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी और हमारी पाठ्य पुस्तक 10वीं की कृतिका भाग 2 का ये अध्याय है। रचना है जॉर्ज पंचम की नाक। ये एक व्यंग विधा है, व्यंग विधा में लिखी गई रचना है और जिसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। और इसमें नाक पर ही केंद्रित है ये पूरा जो व्यंग रचना है, पूरी व्यंग रचना, क्योंकि हमारे समाज में नाक जो है इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। जैसे और नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हैं, जैसे नाक कटना, नाक काटना। तो कमलेश्वर जी ने इस व्यंग विधा का बड़ा ही सुंदर उपयोग करते हुए इस पूरी रचना को लिखा है। और एक और बात जो इसमें उभर कर आती है वो है कि जो अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी आज भी सत्ता से जुड़े बहुत से लोगों की मानसिकता जो है उसी विदेशी आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाई है। और जब इंग्लैंड की महारानी रानी एलिजाबेथ द्वितीय जो हैं भारत पधारने वाली हैं अपने पति के साथ, तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो है, जॉर्ज पंचम की लाट जो है, उनकी नाक टूटी हुई है और उसी के ऊपर जो है कि वो दिखाने के लिए कि अभी भी वो लोग कितना सम्मान करते हैं अंग्रेज़ों का और कितना मतलब झूठी चाटुकारिता दिखाने के लिए जो है उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जो है नाक लगाने के लिए पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, जिसमें एक मूर्तिकार को बुलाया जाता है। फिर मूर्तिकार जो है देश के अनेक पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों पर जाता है उस किस्म का पत्थर ढूंढने के लिए, जहाँ पर वो कामयाब नहीं हो पाता। और उसके बाद जो है वो हमारे भारत के जो महापुरुष हैं उनकी मूर्तियाँ भी खंगाली जाती हैं कि किसी की मूर्ति की जो नाक जो है वो जॉर्ज पंचम की नाक से मैच कर जाए, उतनी लंबी हो, लेकिन वो भी नहीं कर पाती। जो है मतलब इसके एक प्रकार से उस पर ये कटाक्ष किया गया है कि जॉर्ज पंचम जो कि ब्रिटिश हुकूमत जो हम का जब हमारे देश पर राज था तो उस समय वो राजा थे, तो उन्होंने हमारे देश पर अनेक अत्याचार किए, तो हम उन पर झूठी चाटुकारिता क्यों कर रहे हैं, क्यों झूठा सम्मान दिखा रहे हैं। तो अभी ये कहानी आगे बढ़ती है। तो जब मूर्तिकार जो है ना उनको मूर्ति की जो है उस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए जो उसके साइज़ की नाक नहीं मिल पाती है, तो आगे क्या होता है, सुनकर सब हताश हो गए, यानी कि निराश हो गए और झुंझलाने लगे, यानी कि बेचैन से हो गए, गुस्से में हो गए। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी चलाती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। यानी कि बच्चों के सामने भी जॉर्ज पंचम की नाक बौनी ही प्रतीत हुई। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। यानी कि सब कुछ था लेकिन उनके प्रति सम्मान नहीं था देश में। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। हुक्काम यानी कि जो ऑफिसर्स थे। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। अब क्या थी यह योजना? चूंकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। यानी कि भारत की जनसंख्या उस समय 40 करोड़ थी, तो यानी कि किसी भी व्यक्ति की जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है।
आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और यह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबारों में एक बात और गौर करने वाली थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्रक भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए। यानी कि इतनी नाकें कट गई, यानी कि झूठा सम्मान, झूठी चाटुकारिता, मतलब इतना कुछ जो है पैसा पानी की तरह बहाया गया सिर्फ एक अंग्रेज़ों के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए। तो शब्दार्थ हैं इसके। रोगन, चिकना लेप जो किसी वस्तु को चमकाने के लिए उस पर लगाया गया। अच कचाया यानी कि चौंक उठा, बहुत चक्का होना। अब है प्रश्न उत्तर हैं बेटा इसके कि जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए, नाक लगाने से पहले क्या क्या तैयारियां की गई, अखबारों ने जिंदा नाक की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया, जॉर्ज पंचम की नाक लगाना वाली खबर के दिन अखबार वाले चुप क्यों थे, और अंतिम गतिविधि जो है कि इस पाठ में ये बाद में करते हैं। ये जो है कोविड-19 से संबंधित संदेश है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अब है पहला प्रश्न कि जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए। तो ये देखिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए थे। सबसे पहला प्रयास था कि नंबर 1, उस किस्म के पत्थर ढूंढने के लिए मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौरे पर गया कि उसी किस्म का पत्थर मिल सके। दूसरा है कि देश के सम्मानित नेताओं यानी कि जो महापुरुष थे उनकी मूर्तियां भी टटोली, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक सबकी नाक जो है जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। पूर्ण विराम लगाएंगे पीछे बेटा। तीसरा है बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां भी देखी, लेकिन वे सब भी बड़ी निकली, यानी कि उनकी नाक भी बड़ी निकली। चौथा है कि अंत में राय दी गई कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर, जिंदा नाक आएगा, यहाँ पे ना लिख रखा है, तो जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। तो ये मूर्तिकार ने अपनी तरफ से प्रयास किए थे। अगला प्रश्न है नाक लगाने से पहले क्या तैयारियां की गई। तो नाक लगाने से पहले क्या तैयारी की गई। पहला कि जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया और रोगन लगाया गया। दूसरा, हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती की गई। तीसरा, मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। और चौथा, रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया। अगला प्रश्न है कि अखबारों ने जिंदा नाक लगाना की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया। अखबारों ने सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। जॉर्ज पंचम की आएगा यहाँ पे, जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, यानी कि हूबहू असली लगती है। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार वाले चुप क्यों थे। तो उत्तर है इसका, वह जॉर्ज पंचम जिसके
जिसके 2 बार आ गया है, जिसके अत्याचार को अभी तक हिंदुस्तान भूला नहीं था, उसके प्रति इतना सम्मान दिखाना आज भी अंग्रेज़ों के प्रति मानसिक गुलामी को दिखाता है। तो अपना विरोध दिखाने और शर्मिंदगी के कारण अखबार चुप थे। और ये अंतिम जो गतिविधि थी ये है कि गतिविधि क्या है कि यह पाठ एक व्यंग रचना है, व्यंग विधा में लिखी हुई रचना है, जिसमें मौजूदा व्यवस्था पर कुछ कथनों द्वारा करारी चोट की गई है। जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी, तो इस पाठ में इस प्रकार के कथनों को ढूंढ कर लिखिए, यानी कि जो कटाक्ष जो व्यंग किए गए हैं उनको ढूंढ कर लिखना है। तो पहला है कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी। दूसरा, शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। तीसरा, दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। ठीक है। चौथा है, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। पांचवा, देश के खैरख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई, यानी खैरख्वाह यानी कि जो भलाई चाहने वाले होते हैं, तो देश के खैरख्वाहों की मीटिंग बुलाई गई। छठा, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। और सातवां, सब नाकों नाप लिया गया और पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। तो ये थी आज की वर्कशीट बेटा, जॉर्ज पंचम की नाक, व्यंग विधा में लिखी गई एक रचना। और ये कटाक्ष करती है कि आज भी हमारे देश के बहुत से लोग मानसिक गुलामी का शिकार हैं। किसकी मानसिक गुलामी? जिस देश के हम गुलाम रह चुके हैं, अंग्रेज़ों के। और कमलेश्वर जी ने इसमें जो है हमारे पत्रकारिता पर भी व्यंग किया है कि पत्रकारिता किस दिशा में जा रही है, कि अनर्थक निरर्थक बातों को कितना महत्व दिया जाता है। और तो इस कहानी में कमलेश्वर जी ने एक कथाकार होने के साथ साथ अपने सफल पत्रकार रूप को भी दिखाया है। तो ये थी आज की वर्कशीट।